हेलो बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो टॉपिक है वो बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसकी थ्योरी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ताकि हम लोग पीवाईक्यू कर पाएँ। थ्योरी में अब बहुत टाइम नहीं देना है तुम लोगों को। जो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले हैं वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद जितना भी टाइम है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश किया करो। माइंड मैप से सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर नेम लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नेम है हमारा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती हैं जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है। तो पहला हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नेम लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहां पे देखो, सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, करंट की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो उसमें क्या क्या फॉर्मूले थे। तो बायो सेवर्ट का एक फॉर्मूला था। बायो सेवर्ट का फॉर्मूला क्या था, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप। अगर लिखोगे तो आर स्क्वायर लिखोगे, और अगर डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर लिखोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में आता है बच्चे तो ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो केवल फॉर्मूला ही आता है जैसे डी बी इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बायो सेवर्ट फॉर्मूला है। फिर इसके बाद कई सारे अलग अलग फॉर्मूले थे तो वो हम एक साथ लिख देते हैं। जैसे मान लो कि फाइनाइट वायर का फॉर्मूला अगर है, कोई भी फाइनाइट वायर होगी तो बी से मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। तो इन सब फॉर्मूलों में देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर ये कांस्टेंट होता है, ब्रैकेट में होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर इसके बाद आता है हमारा कौन सा, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की बात करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। इनफाइनाइट होगा बच्चे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इनफाइनाइट अगर होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मान लो कोई भी फुल सर्किल होगा, तुम्हें बस याद रखना है ब्रैकेट वाला। तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। फुल सर्किल होगा बेटा तो 2 पाई होगा, क्योंकि फुल सर्किल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, फुल सर्किल जो होगा सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 2 पाई। तो यहां पे ये 2 पाई आ गया। यही मान लो अगर हाफ सर्किल होगा तो हाफ सर्किल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, पाई एंगल बनेगा। फिर अगर कोई भी आर्क की बात करेंगे हम, कोई भी आर्क की बात करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू अल्फा। मान लिया ये आर्क यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अल्फा को हम लोग किस में ले लेंगे, रेडियन में ले लेंगे। ठीक है, फिर एक आता है सोलेनॉइड का फॉर्मूला। तो सोलेनॉइड के फॉर्मूले में हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन बाई एल भी कर लेना अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो ये b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब ये तो हो गए क्या फॉर्मूले, हमारे पास सारे कवर हो गए। फाइनाइट वायर कैसे होगी, फाइनाइट वायर देख लो कैसे होगी। फाइनाइट वायर में एक वायर दी जाएगी, जैसे मान लो यहाँ बना दे रहे हैं, ये तुम्हारी वायर है, ये पॉइंट है, ये वाला एंगल अल्फा कहलाएगा और इधर वाला एंगल बीटा कहला देगा। माइनस बीटा से दिखाते हैं प्रूविंग करते समय, लेकिन यहाँ पे बीटा से दिखा देंगे। इनफाइनाइट में ये इनफाइनाइट हो जाती है। फुल सर्किल हाफ सर्किल बनाइए। सोलेनॉइड देख लो, सोलेनॉइड होता है जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसके ऊपर हमने वायर लपेट दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोलेनॉइड बन जाएगा। सारे शेप समझ में आ गई। फॉर्मूले कैसे समझ में आने हैं, म्यू नॉट अपॉन 4πi/r, ये तो कांस्टेंट रहना है सब में। देखो हमें ब्रैकेट याद रखना है, अगर फाइनाइट वायर का होगा तो ब्रैकेट अलग हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो ब्रैकेट अलग हो जाएगा, फुल सर्किल होगा तो ब्रैकेट अलग, हाफ सर्किल अलग, आर्क है तो अलग है। तो हमें बस ब्रैकेट ही तो याद करने हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा तो 2 से 2 काट देगा, खुश हो जाएगा, अरे वाह छोटा हो गया फॉर्मूला। ऐसा थोड़ी ना होता है। 2π से 4π कट जाएगा, देखा कितना छोटा हो गया, सर ने कितना बड़ा कराया। भैया सर ने क्या किया है, सर ने एक सिमेट्री बनाई है, और सिमेट्री से याद करना आसान होता है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं तुम लोगों के पास। कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं, हमारे पास तो एक ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो भैया पढ़ा रहे हैं, रटे हुए हमें, तुम जैसे कहोगे हम वैसे बना देंगे। लेकिन तुम्हें तो एक ही 2 साल करना है ना, तुम्हें थोड़ी ना 12th में पढ़े रहना है। जब टीचर बनोगे तब तुम अपना करो, याद करो जितने याद कर सकते हो। अभी उतना ही कराया जाएगा जितना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला समझा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देख लो, यूनिट होती है इसकी टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती, ये कहलाएगी यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब देखो अगला, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए कई सारे रूल हैं। सबसे अच्छा रूल जो हमें लगता है वो लगता है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कि ये करंट फ्लो कर रही है, अब हमने इसके 4 पॉइंट दे दिए, ठीक। 4 पॉइंट हमने कौन कौन से दे दिए, मान लो एक यहां पे दे दिया P पॉइंट, एक दे दिया यहां पर Q पॉइंट, एक दे दिया यहां पर R पॉइंट, और एक हमने यहां पे दे दिया S पॉइंट। अब देखो जो पॉइंट उसी वायर की लाइन में है, उसी वायर की सीध में है, या उसी वायर की सीधान में है ना, एकदम शुद्ध लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती करते हो तुम लोग, 50 बार समझा दो 50 बार गलती करते हो। लेकिन अगर शुद्ध लैंग्वेज समझोगे, अगर कोई वायर उसी लाइन में, अगर कोई पॉइंट वायर की सीध में है, सीधी लाइन में है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। तो B से दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहां पर और यहां पर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई S पर क्या होगी। तो देखो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड सबके पास है आई थिंक। तो जब राइट हैंड सबके पास है तो हमें राइट हैंड अपना हमने दिखा दिया, ये राइट हैंड है हमारा, है तुम्हारा अलग होगा, है ना, हम कसम खाते हैं कि। तो यहाँ पे राइट हैंड में जो थंब होता है, अंगूठा जो होता है, उसको लगाते हैं वायर जहां पर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये जो चारों फिंगर हैं, ये जो हिल रही हैं, तो ये जो चारों फिंगर हैं ये होती हैं टूवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है। तो जो फिंगर होती हैं वो किधर होती हैं, टूवर्ड्स द पॉइंट। और जो वायर करंट होती है, या जो थंब होता है, वो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, और ये हमारी ये हो गई। इतना समझ में आया। तो यहां पे रूल देखो क्या है, ये हो गया थंब, तो ये थंब की डायरेक्शन हो गई, और ये किधर हो गया, पॉइंट की। तो देखो पाम किधर जा रहा है, पाम अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड
तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो Q पे करंट तो अभी भी ऊपर जा रही है, और ये जो Q पॉइंट है वो किधर है, इस तरफ है ना। करंट ऊपर जा रही है और ये चारों फिंगर किसको पॉइंट आउट कर रही हैं, इसको पॉइंट आउट कर रही हैं। तो इस समय जो पाम जा रहा है, तो पाम देखो इस तरफ खुल रहा है ना, तो पाम जब इस तरफ खुल रहा है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, आउटवर्ड या अपवर्ड कहलाएगी। तो लिखेंगे तो इसको आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रूल होता है हमारा। अब जब ये रूल है तो तुम इसके हिसाब से इसमें बताओ। मान लो O पॉइंट है, ये I1 करंट हो गई, ये I1 करंट हो गई, आई मान लो सब में कह दिया। ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है और ये चौथा वायर है। तो बताओ पहले वायर से जब निकालेंगे तो फर्स्ट वायर से तो थंब इस तरफ आया और ये चारों फिंगर किधर गई, ऊपर की तरफ गई, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो फील्ड किधर हुई, आउटवर्ड हुई। इसमें देखोगे तो थंब से ये डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो थंब देखो यहाँ पर है और चारों फिंगर पॉइंट की तरफ है, तो ये भी किधर हुआ, बाहर की तरफ हुआ। इस पे ध्यान दो, तो यहाँ पे भी ये थंब इधर है और पॉइंट नीचे की तरफ है, तो ये किधर होगा, आउटवर्ड होगा। और ऐसे ही बेटा ये भी होगा हमारा। तो चारों के चारों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो किधर चले जाएंगे, आउटवर्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है। तो ये यहाँ पर बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बी प्लस बी, चारों आउटवर्ड ही हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4b और आउटवर्ड के लिए साइन बना देंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आई डायरेक्शन कैसे यूज होगी। इसके क्वेश्चन कई सारे होंगे तो वो प्रैक्टिस से ही हो पाएंगे, ऐसे तो यहाँ पे तो थ्योरी लेक्चर में कराते रहे, थ्योरी लेक्चर ही 4 घंटे का हो जाएगा। तो इतना तुम लोग शॉर्ट नोट्स में लिखा करो। इसके शॉर्ट नोट्स में देखो 20-20 25-25 मिनट में, एक एक घंटे में तो 2-2 चैप्टर खत्म हो जा रहे हैं, 30 मिनट में एक चैप्टर खत्म है ऑन एन एवरेज। तो जब ऑन एन एवरेज बेटा इतनी तेज चल रहे हैं, हम क्यों चल रहे हैं, हम भी तो आराम से करा सकते हैं। हमारी वीडियो की लंबी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, है ना, व्यू ज़्यादा लगेंगे कि टीचर को भी, बच्चों को भी लगे बहुत अच्छा पढ़ा दिया सर ने। तो ऐसा कुछ थोड़ी ना है, गागर में सागर भरने वाली क्लासें हैं ये, छोटे में खोटा। अब इसके बाद जो डायरेक्शन हो गई, तो उसके बाद जैसे गॉस थ्योरम आया था वैसे ही यहाँ पर क्या आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ आता है। गॉस थ्योरम में देखो क्या होता था, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था ना। यहाँ पे देखो क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, जैसे मान लो कोई एम्पियर लूप बना दिया, I1 करंट, I2 करंट और I3, तो I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, I3 की अपोजिट है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड कितना होगा बच्चे, आई होगा जितना इसके अंदर है। अब I1 और I2 की डायरेक्शन सेम थी, I3 की क्या थी, अपोजिट थी, तो हमने यहाँ पे लिखा I1 प्लस I2 माइनस I3। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। हमेशा यहाँ पे कुछ चीजें बस याद रखनी है कि बाहर वाली करंट से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल उस करंट से मतलब है जो अंदर है, एम्पियर लूप के अंदर चल रही है। क्लियर है इतना। तो बस यही है, गॉस थ्योरम की तरीके ही यहाँ पर भी बताया गया था, इसी की हेल्प से प्रूविंग की गई थी। प्रूविंग हम लोगों को करनी नहीं, मेंस के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग केवल उसके लिए करेंगे। बोर्ड की जब क्लासों के लिए बनाई जाएगी वीडियो तो वहाँ पे टॉपिक यही रहेगा, टॉपिक थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इसकी प्रूविंग तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी प्रूविंग जितनी 12th में एक एक यूनिट में इंपॉर्टेंट हैं वो सारी बना दूंगा, ताकि उससे तुम लोगों के 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएं। क्लियर है इतना, चलो इतना नोट कर लो। अब जब इतना नोट कर लिया तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, अब बात आती है किसकी, फोर्स की। तो फोर्स के फॉर्मूले देख लो। एक तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है।
या इसी को क्यू वी बी साइन थीटा बोला जाता है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और बेटा जब मैक्सिमम होता है तब फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, क्यू वी बी आती है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, तब फोर्स जो होगा वो 0 के ही इक्वल होगा, और यहाँ पे फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब अगर V पैरेलल टू B होता है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, नो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, V भी हो, वेलोसिटी तो हुई हो, और B के पैरेलल ना हो। ठीक है। एक F का फॉर्मूला करंट कैरिंग के लिए बन जाता है ILB साइन थीटा। दो वायर अगर हैं, इसी में देख लो सब, दो वायर हैं और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा है, जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है भाई। फोर्स का फॉर्मूला हो गया, एक हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा में अगर हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी बी आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो एफ की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, तो वी पैरेलल टू बी होता है, तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। एक फॉर्मूला ये भी है आई एल बी साइन थीटा। दो वायर जब होती हैं तो दो वायर के लिए फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। ये होता है किसके लिए, फॉर टू वायर्स के लिए। और इस पे जो क्वेश्चन बनता है ये कहते हैं कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर बेटा करंट हमारी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो F अपॉन एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर। लेकिन अगर मान लो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, करंट हमारी कैसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर इधर है और ये इधर, तो जो फोर्स लगेगा इनके बीच वो फोर्स कैसा लगेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव होगा नेचर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हर एक चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे तुम्हें। यहाँ पे F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा किसके लिए, एक करंट के लिए, एक वायर के लिए। दो वायर अगर होंगी तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। क्लियर है ना, हर एक पॉइंट क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तो फोर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फोर्स वाले टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे सब आप इसका। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जो चीजें आ रही हैं उसके बाद हमें देखना पड़ेगा पाथ कैसा है। ठीक है, पाथ कैसा होगा, तो अगर ये समझो कि अगर इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी, अगर बेटा वेलोसिटी पैरेलल हो गई तो हमें पता है कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था ना। अभी अभी हमने बात की कि F की वैल्यू उस समय कितनी होगी, 0 होगी। तो पाथ जैसा था, तो पाथ जो होता है वहां पे स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं हम लोग, जैसा भी पाथ था वैसा ही चला जाएगा। दिक्कत होती है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, तब देखो जो पाथ होता है, जैसे मान लो कि ये है, यहां से कोई बॉडी एंटर कर रही है, ये क्रॉस का मतलब क्या है कि डायग्राम गलत है क्या। क्रॉस का मतलब ये ना समझ लेना बेटा डायग्राम काट दिया हमने बना करके, अच्छा नहीं पढ़ाते थे काट दिया।
इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। यहीं पर हम फोर्स की डायरेक्शन भी तुम्हें बता देते हैं। फोर्स की डायरेक्शन के लिए दो रूल होते हैं, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, कट रहा है ना, एक मिनट रुको जरा। फोर्स की डायरेक्शन की बात जब हम करेंगे तो एक होता है पहला और ये दूसरा। पहला होता है फ्लेमिंग, दिखाई दे रहा अब, थोड़ा सा हटा कर लें, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और एक हमारा होता है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ठीक, तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 क्या होता है कि ये चारों फिंगर ये बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये चारों फिंगर किसको बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। चलो पहले हम इसको बता दें तुम्हें, तो या इसी में देखो यार, एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो यहां पे पहले समझ लो फिर रूल लिख देते हैं। ये चारों फिंगर ये बताती हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब बताता है वेलोसिटी को। तो जो फिंगर्स होती हैं ये बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, थंब बताता है वेलोसिटी को। उस समय जहां पाम जाता है वो बताता है फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आई। तो देखो ये तुम्हारा ये गई इनवर्ड, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है। फिर देखो ये इनवर्ड है और अब वेलोसिटी इसकी इधर, वेलोसिटी पहले दिखा देता हूं तुम्हें। तो यहां पे देखो ये इनवर्ड है, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। यहां पे देखो ये इनवर्ड है, ये वेलोसिटी इधर है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। ये इनवर्ड है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो देखो चारों फोर्स किधर लग रहे हैं, सेंटर की तरफ लग रहे हैं। तो ये जो पाथ हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। सर्किल जैसा लग तो नहीं रहा है, फिर नीचे बना दे रहे हैं। तो ये जो पाथ होगा ये कैसा होगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाथ जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब पाथ जब सर्कुलर हो गया तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी बाई क्यू बी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन क्यू बी। इतनी बात यहां से आ गई। अब यहां से देखो एक चीज ये पता चली कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। मतलब मान लो कि अगर कोई वी वेलोसिटी से फेंक रहा था तो छोटी रेडियस का बनेगा, और कोई अगर 2v वेलोसिटी से फेंक रहा था तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, उतने ही टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी समझ में आ गई। फिर आता है कि वेलोसिटी अब ना तो पैरेलल है और ना ही क्या है, परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं आप, बदतमीजी की हद है। इतना करवाए जा रहे हैं, उसके बाद केस पे केस ठोके जा रहे हैं। केस 3 हो गया, इफ v इज इंक्लाइन टू बी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इंक्लाइन है, तो उस समय जो पाथ होता है बेटा, देखो सब इसी में करना पड़ रहा है हमको। पाथ जो होता है वो कैसा होता है, हेलिकल या हेलिक्स बोला जाता है इसको। एक्चुअल में ऐसा है, मान लो तो जब ये वेलोसिटी इधर थी तो ये तुम्हारा थीटा यहाँ से नापा गया वर्टिकल से, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा, और इधर वाला कितना हो जाएगा, v कॉस थीटा। तो ये पाथ ऐसे चलेगा। तो ये पाथ समझ में आया, इसी को बोलते हैं हेलिक्स। जो सांप कुंडली मार के बैठा रहता है ना, सांप वाला दिखाने आता है सावन के महीने में, तो सांप जो ऐसे मार के बैठा रहता है कुंडली, तो वही कुंडलीकार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हेलिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम आर की वैल्यू लिखेंगे तो आर की वैल्यू होगी एम वी
साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड की वैल्यू तो वही रहने वाली है क्योंकि उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे देखो दो सेंटर जब होते हैं तो दो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। तो पिच का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पिच का फॉर्मूला होता है v cos थीटा इंटू कैपिटल टी। सब तुम्हारा एक ही पेज पर हो गया है, तो बहुत ही इत्मीनान से नोट करना है इसको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट करना। अभी इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बचा हुआ है तो वो हम बता दे रहे हैं तुमको एक बार, तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बचा हुआ है वो देख लो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है ही। एक राइट हैंड रूल भी आएगा फ्लेमिंग का, वो आता है ईएमआई में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी वही आंसर देगा, आंसर थोड़ी ना अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे वेलोसिटी इधर थी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर थी, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई थी। अब यहाँ पे तुम ध्यान से समझो इसको। जैसे कि मान लो कि ये लेफ्ट हैंड है, सबके पास है। इसमें तीनों फिंगर को ऐसे कर लो हनी सिंह स्टाइल में, है ना, यो यो, बादशाह को नहीं बुलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा किधर गया, इनवर्ड। ये किधर हो गया, इनवर्ड। जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होगी, वो बताएगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। जो इतना हो गया। फिर उसके बाद जो मिडिल फिंगर होती है वो बताती किसको, वेलोसिटी को। तो जो मिडिल फिंगर होती है वो तुम्हारी बताएगी किसको, वेलोसिटी को बताएगी। उसके बाद जहाँ थंब बजाता है वो तुम्हारा डायरेक्शन होता है किसका, फोर्स का। तो देखो ये इनवर्ड हो गई, ये वेलोसिटी इधर हो गई, तो फोर्स किधर लगा, अपवर्ड लगा। ये इनवर्ड है, ये इधर गई तो इधर फोर्स किधर लगा, इस तरफ लगा। ये इनवर्ड है, ये यहाँ पे ऐसे गई तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, अपनी उंगलियों को घुमाते हैं तो मोच आने की पॉसिबिलिटी होती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं और वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो देखो फोर्स किधर लगा, इस तरफ लगा। तो यहाँ पर भी जो फोर्स था वो किधर लगे, सारे सेंटर की तरफ लगे। और बॉडी को कैसे घुमाएंगे, सर्कुलर पाथ में घुमा देंगे। क्लियर है, ये तुम्हें याद रखना है। और उस समय हमारी जो तीनों फिंगर होंगी वो क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब तीनों फिंगर हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उस समय इन तीनों को इस कंडीशन में रखा जाता है। तो इंडेक्स फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर बताती है वेलोसिटी को, और जो थंब होता है वो बताता है फोर्स की डायरेक्शन को। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए सब लोग। हेलो, हाँ। तो जब इतना क्लियर हो गया है तो फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, जिसको टॉर्क से बोला जाता है। तो टॉर्क अगर हमें समझना है तो टाउ का फॉर्मूला होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, पी ई साइन थीटा होता था। यहाँ पे मैग्नेटिक में आ जाता है एम बी साइन थीटा। पी हमारा कहलाता था डाइपोल मोमेंट। कौन सा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वैल्यू होती है आई इंटू ए, ठीक है। आई इंटू ए होती है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एरिया की डायरेक्शन होती है वही हमारी किसकी होती है, इसकी। और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाता है नॉर्मल टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो। समझ में आई इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो m की वैल्यू आ गई आई इंटू ए। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया।
अब इसके बाद तुम लोगों में जो ज़्यादा आता है वो आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखो क्या होता है, यूनिट की बात करें तो हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। टाउ की वैल्यू हो गई एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर आ जाएगा एम क्रॉस बी आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम की भी बात हो जाएगी यहाँ से, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और कितनी हो जाएगी, एम इंटू बी। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो टाउ की वैल्यू क्या होने वाली है, मिनिमम। तो उस समय टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी हो जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा, एक एक चीज़ समझ में आ रही है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। तो ये टाउ की वैल्यू इधर आ गई और टाउ की वैल्यू ये इधर आ गई। समझ में आ गया, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे। एक एक देखो, अगर 30 मिनट की क्लास है तो यार हमें लगता है 29 मिनट मैंने पढ़ाया है। और कोई अगर कह दे कि 1 मिनट से ज़्यादा मैंने बातें की हूँ, बातें तो मैंने की नहीं है। बहुत ही आराम से पढ़ो यार, इस समय तुम बातें करने थोड़ी ना आते हो, बातें करने के लिए तो और सारे चैनल हैं, वहाँ पे जाओ बातें करो। और सारी ऐप हैं, गंदी गंदी ऐपें आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, चैटिंग वैटिंग चल रही है, वहाँ जाओ। पढ़ने आए हो तो यूट्यूब पे पढ़ो ढंग से। तो टाउ की वैल्यू आ गई एम इंटू बी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लो, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी बोलते हैं। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने भी वाली है, इंडिया जाएगी वहाँ पर एमसीजी में, कुछ ना कुछ तो करके आएगी आएगी। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, होता क्या है समझ लो, पूरा एपरेटस बनाने की जरूरत तो है नहीं। गैल्वेनोमीटर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्केल से डिफ्लेक्शन हुआ, तो मान लिया ये फाई हुआ, तो बेटा जितना ज़्यादा टॉर्क है, ये तो एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, जितना ज़्यादा टॉर्क है उतना ही तो ये फाई होगा, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई होगा। टाउ की वैल्यू हम लोगों को पता है एम बी साइन थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू हो गया एम बी साइन थीटा, इक्वल लगाया सी फाई लगा दिया, एम हो जाएगा एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, इक्वल टू आया क्या, सी फाई। अब यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, तो देखो सी अपॉन एन ए बी फाई अपॉन साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी अगर हमें, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये वाला ब्रैकेट जो है वो कांस्टेंट है, तो जब वो कांस्टेंट है तो आई की वैल्यू क्या आ रही, प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा आ रही है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है कि जितनी करंट बढ़ाएंगे उस हिसाब से डिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये थीटा आकर के काम खराब कर गया। भाई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें बस देखते ही दूसरी का आइडिया हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज भी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इसको एलिमिनेट करने की सोचेंगे। तो हम सोचेंगे कि ये साइन थीटा यहाँ से गायब हो जाए। इतनी बात समझ में आई पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है, टू डिटेक्ट द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी कर रही है, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करनी चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में ये साइन थीटा ने आके काम खराब कर दिया। अब इसको हटाने के लिए साइंटिस्ट लोग लगे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये थीटा कब हटेगा, जब हमारा रेडियल फील्ड बनाए हम। तो इन्होंने कहा एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए रेडियल फील्ड का। तो यहां तक नोट कर लो आप सब लोग, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद वहां पर रेडियल फील्ड लगाते हैं, कैसे लगेगी देखा जाएगा। तो अब इसको हटाने के चक्कर में यहाँ पे जो दो डिपेंडेंसी आ रही थी, इन्होंने क्या किया, एक रेडियल फील्ड लगा दी। रेडियल फील्ड लगाई ताकि ये यहाँ पे ये बंधा रहे यहाँ पे एक चीज, तो ये हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री चलता रहेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो आई प्रोपोर्शनल टू जो फाई अपॉन साइन थीटा था, वो अब साइन थीटा गायब हो गया, 1 हो गया, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या बचा, फाई बचा।
तो अब यहां से हम सीधे सीधे डिफ्लेक्शन देख करके आंसर बता सकते हैं। क्लियर है बेटा, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लो इतना, तब तक पानी पी लें हम। डाउट तो नहीं कहीं? अब इसके बाद देखो आता है इसमें सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और एक हो जाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बात करें तो देखो फाई जितना डिफ्लेक्शन हुआ है अपॉन आई, ये हमारी होती है करंट सेंसिटिविटी कि करंट चेंज होने पर कितना सेंसिटिव है वो। तो फाई जितना डिफ्लेक्शन होता है तो इसकी वैल्यू होती है एन ए बी अपॉन सी, या हम लिखते हैं फाई अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू आता है नंबर ऑफ टन्स। यहां पर जो एन है वो कितना है, नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, तो फाई अपॉन आई की वैल्यू ये आ गई। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें बच्चे तो फाई अपॉन वी, तो फाई अपॉन वी को हम क्या आई आर लिख सकते हैं ना। तो जो फाई अपॉन आई का फॉर्मूला था उसमें क्या चेंज होगा, केवल और केवल आर ही तो आएगा और थोड़ी ना कुछ आने वाला है, तो वो हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी आर आ जाएगा। तो यहां से बच्चे बचा फाई अपॉन वी प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर। ठीक है, एन वही है नंबर ऑफ टर्न्स और आर यहां पे क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये कोर्स में है तुम लोगों के, कर लो, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं आए भी हैं, आराम से कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक, अब इसका बस एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें कन्वर्जन है। कन्वर्जन किसका है, कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। उसके क्वेश्चन कर लेंगे और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर पीवाईक्यू किए जाएंगे। तो बहुत लंबा नहीं बचा है सर, 37 मिनट्स हो गए हैं, अब कुल मिलाकर ये 5 मिनट का टॉपिक और बचा है, 5 से 10 मिनट का। तो आराम से तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अच्छे खासे कंटेन करता है वो तुम्हारा 40 मिनट में 45 मिनट में ख़त्म कराया है ना। तो एक एक चीज़ कहीं पे भी लगे बेटा जल्दी हुआ हो, समझाते समय बहुत आराम से किया गया है। फालतू की बातें किसी वीडियो में नहीं की गई हैं, मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे तुमने उसमें फालतू की बातें करने के लिए हमारे पास और भी चैनल हैं, उसमें हम आराम से कर लेते हैं। अब देखो कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो दो होते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर में और एक होता है हमारा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में। वी फॉर पता ही होगा वोल्ट मीटर और ए फॉर हो गया एमीटर। ठीक है, तो याद करने के लिए GLPA, ठीक है, और इसको याद करना है तो GHSV। G फॉर हो गया गैल्वेनोमीटर, L फॉर हो गया लो रेजिस्टेंस, किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। समझ में आया इतना? तो कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर है ये, तो ये यहां से इतना चला गया, तो ये टोटल आई करंट आ गई, ये तुम्हारी हो गई IG करंट और इधर से तुम्हारी कितनी हो गई, I माइनस IG करंट हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे S लगा हुआ है और ये दोनों यहाँ पे वापस करके कितनी करंट आ गई, I करंट आ गई। अब यहाँ पे देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, या भी बताते हैं ये पहले यहाँ समझ लो, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना बेटा,
पैरेलल में दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको अभी रोक लेते हैं। तो Vg की वैल्यू आ जाएगी Ig इंटू जी, और Vs की वैल्यू हो जाएगी I माइनस IG इंटू एस। तो जब हम यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी Ig अपॉन I माइनस IG इंटू जी। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस या शंट बोल देते हैं इसको, कितना लगाएंगे, ठीक। तो s की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वेश्चन में पहचानोगे कैसे, जनरली Ig की वैल्यू जो होती है वो मिली एम्पियर में दी होगी, जनरली ये होता है, और I की रेंज दी होती है, जैसे मान लो कहा गया 0 से 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 5 एम्पियर हो जाएगी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये समझ में आया। एक नंबर का क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि या आ जाता है कि कैसे चेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, कैसे चेंज करते हैं। तो ये तुम्हारा GLPA हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस को किस में लगाया जाएगा, पैरेलल में लगा देंगे। फिर इसके बाद GHSV हो गया, हाई रेजिस्टेंस को किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। तो ये यहाँ से बन जाएगा। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहीं पर कोई डाउट है बेटा, नहीं डाउट है तो नोट कर लो इसको, फिर हम लोग GHSV पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग इसका। तो देखो अब GHSV गैल्वेनोमीटर से किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में। GHSV हमें गैल्वेनोमीटर से किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में। तो H फॉर हाई रेजिस्टेंस और S फॉर सीरीज। तो हाई रेजिस्टेंस को हम किस में बदलेंगे, सीरीज में बदल लेंगे। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर और ये हो गया एक हाई रेजिस्टेंस, एच डैश बोल दिया। अब ये हमारा पूरा वोल्ट मीटर तैयार हो गया। तो देखो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो टोटल अगर वोल्टेज V हुआ तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, IG इंटू जी प्लस एस हो जाएगी। ये बात समझ में आई। एच डैश से दिखाया है क्योंकि वहां पे अलग था। अब ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो ये हमारे पास एच डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना। देखो तुम्हारे सामने ही तो सब बना है भाई, G के आगे सीरीज में लगा दिया है। सीरीज में जब लगाते हैं तो करंट दोनों में क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी। तो ये IG हो गया। अब V की वैल्यू आ गई IG इंटू जी प्लस एच डैश। तो यहां से V अपॉन आई जी इक्वल टू हो गया G प्लस एच डैश। एच डैश की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G। कहीं पर कोई डाउट है इसमें। देखो इक्विवेलेंट भी पूछते हैं, कहेगा कि पूरे वोल्टमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम R इक्विवेलेंट से दिखाएं तो देखो ये G और H डैश ये किस में है, सीरीज में है ना। सीरीज में जब होते हैं तो R1 प्लस R2 बन जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा G प्लस H डैश। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, हर एक चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई इतनी। पिछले वाले में भी देखो एमीटर में भी पूछा जाता है। एमीटर में अगर पूछा जाता R इक्विवेलेंट तो ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा, G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना बच्चे, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए भाई मेरे, मजा आ जाएगी तुम्हें। तो ये सारी चीजें आराम से बन जाएंगी। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट खत्म हुआ, टॉर्क का और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स का मैक्सिमम पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खत्म हो चुका है। अब जो भी बचा हुआ है वो एक अगली वीडियो बना करके आप लोगों के सामने खत्म कर दिया जाएगा। तो अब तक बताओ बेटा इस वीडियो में ऐसा कोई टॉपिक अगर कहीं लगता हो, कहीं पर भी देखो यार जो भी हम तुम्हें पढ़ाते हैं अगर कहीं पे भी तुम्हें लगता है कि कहीं कुछ गलत है या समझ में नहीं आ रहा है या हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वो कमेंट में बताओ हमको आकर के। ऐसा ना हो यार चले जाओ आकर के, है ना, आए हो टाइम दिया है
35-40 मिनट, देखो सबसे कीमती सबके लिए समय होता है, ठीक है ना। अगर तुम अपना टाइम हमें दे रहे हो तो कुछ आउटपुट तो मिले तुम्हें। हम अपना टाइम दे रहे हैं तो कम से कम तुम प्यार बरसाओ हमारे ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। बार बार बोल नहीं पाते हैं लेकिन अपना फर्ज तुम भी निभाते रहो। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।